थोड़ी देर हुरे के पास बैठे रहने के बाद वो वापस अपने कमरे में आ गया था। अपने कमरे में एक खाली कुर्सी पर बैठते हुए इसने अपने माजी की तरफ एक निगाह डाली थी। इसे चीखों की आवाज आ रही थी। कोई चीख कर कह रहा था, हसन कबीर, तुम किसी की मोहब्बत के लायक ही नहीं हो। अल्लाह करे तुम्हें कभी सच्ची मोहब्बत नसीब ना हो। तुम दिन रात तकलीफ में रहो, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें जलीलो रुस्वा कर दे। तुम तड़पते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें मुंह ना लगाए। हसन कबीर, तुम किसी को इतना चाहो कि इसके बगैर तुम्हें सांस ना आए और वो तुम्हारी सांसें छीन ले। हसन कबीर, तुम्हें मोहब्बत में वो तड़प मिले जो तुम्हें झंझोड़ कर रख दे। तुम कभी सुकून ना पाओ। तुम अपनी मोहब्बत के लिए दिन रात तड़पो। इसे अपने कान में चीखों की आवाज सुनाई दे रही थी। क्या हसन कबीर को बददवा लग गई थी? इस ख्याल में वो अगले ही लम्हे अपनी जगह छोड़ते हुए शीशे में अपना आप देखने लगा था। शीशे के सामने खड़ा वो खामोशी से खुद को देख रहा था। इसके कानों में अब भी आवाजें सुनाई दे रही थी। हसन कबीर एक रेपिस्ट है। इसने इज्जत लूटी है मेरी। इसने तबाह किया है मुझे। इसे अपने कानों में एक दफा फिर से चीख सुनाई दी तो इसने नफरत से खुद को आईने में देखा था। हाय अल्लाह, बिन माँ का बच्चा था, मैंने पाला, माँ बनकर पाला इसको, और इसने मेरी ही भतीजी के साथ। हाय वो बच्ची थी, नादान थी, इश्क करती थी तुझसे, और तूने इसी के साथ। इसके कानों में आवाजें तेज हो रही थी। इसने आहिस्ता आहिस्ता पीछे की जानिब कदम उठाते हुए दीवार के साथ टेक लगाई थी और फिर वहीं जमीन पर बैठता चला गया। इसे अपने आंख सामने शीशे में नजर आ रहा था। क्या था वो? एक रेपिस्ट, एक नाफरमान औलाद, एक दरिंदा सिफ्त इंसान, कातिल। हाँ, इसे कातिल भी तो कहा जाता था। अब ये लक़ब याद करता वो अज़ियत से मुस्कुरा दिया था। पहले नहीं, लेकिन आज वो अपने आप को एक कातिल समझ रहा था। हाँ, एक कातिल था वो, एक लड़की की खुशियों का कातिल, इसकी जिंदगी का कातिल, इसकी ममता का कातिल। और वो लड़की वही थी जिससे वो अनजाने में मोहब्बत कर बैठा था। ना जाने इस मोहब्बत का क्या अंजाम होना था। हाँ, लेकिन शायद ये दर्द अब कभी कम नहीं हो सकता था। वो एक दफा फिर से मुजरम बन चुका था। हाँ, पहले वो बेकसूर मुजरम ठहराया गया था और इस दफा इसका गुनाह बहुत बड़ा था। वैसे वैसे तुम्हें ये बात कुछ अजीब नहीं लगी दानिर कि अचानक फोन आया, अचानक मैं आ रहा हूँ कहकर दिलकर निकल गया। आज की रात इसने इस घर में रहना था, यानी कि हमारे साथ। ऐसा कौन फोन करता है? मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मतलब मुझे तो ये बदमज़गी ही लगी। अगर हमारे पास रहने का वादा कर ही लिया था तो दिलकर को इस तरह से आधी रात को जाना नहीं चाहिए था। मुझे तो ये हरकत इतनी बुरी लगी। पता नहीं तुमने किस तरह का कोई रद्दमल क्यों नहीं दिया। तुम्हारी जगह मैं होती तो यकीन करो दिलकर को इसकी नानी याद करवा देती। जहर लगती है मुझे मर्दों की ये हरकतें, जो अपने काम को ज़रूरत से ज़्यादा ही सर पर सवार किए रहते हैं। वह सुबह अपने कमरे से निकलकर किचन में आ गई थी। रात को अर्शिया के साथ इसके कमरे में ही रुकी थी। सुबह अर्शिया को ना पाकर इसने इसे अपनी माँ के साथ किचन में देखा था। आज पता नहीं वो कैसे सुबह सुबह जाग गई थी। हालांकि अर्शिया को सुबह जल्दी उठने की आदत हरगिज़ नहीं थी, जबकि वो इनको सलाम करते हुए इनकी मदद करवाने लगी। इनको अचानक से कोई काम याद आ गया था। अर्शिया, वो पुलिस इंस्पेक्टर हैं। पुलिस वालों की ड्यूटी ऐसी ही होती है। आप बाबा को ही देख लो, उन्होंने बाबा से इजाज़त मांगी थी, फिर ही गए हैं ना। वो मुस्कुराकर इसे बताने लगी थी। हालांकि दुलकर ने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन फिर भी जिस तरह अर्शिया भरा चढ़ाकर बात को बयान कर रही थी, इसे ये अंदाज पसंद नहीं आया था। ओ यार, प्लीज़ रहने दो। बाबा ने भी इतने सालों तक काम किया है, लेकिन ये आधी रात को घर से भागने वाला निज़ाम कभी बाबा ने नहीं किया। और बाबा हमेशा रात को जल्दी घर आ जाते थे। क्या फजर के वक्त फजर के वक्त तक तुम्हारे शौहर की कोई खबर नहीं थी। सुबह फजर में मेरी आंख खुली थी और तुम्हारा शौहर मुझे कहीं नजर नहीं आया। मैंने तो कमरे में भी जाकर देखा था। वो इसी तफसील से बताने लगी थी। जब ये बात सुनकर तानीर को थोड़ी सी हैरानगी हुई थी।
वो कहाँ फजर में जागती थी। हाँ, लेकिन आज जब वो सुबह को जागी तब वो जाग रही थी। रात को भी वो दुलकर के बारे में अजीब तरह की बातें करती रही थी कि इसे नहीं जाना चाहिए था, ये कोई तरीका नहीं है किसी के घर में रहकर किसी से वादा करके इस तरह की हरकत करना, ये इंतहाई बद-इखलाक हरकत है, वगैरह वगैरह। इसकी ये सारी बातें सुनकर वो खुद भी काफ़ी कंफ्यूज हो रही थी। रात जब तक वो सो नहीं गई तब तक अर्शिया बोलती रही थी। बाद में अर्शिया कितनी देर जागती रही वो नहीं जानती थी। हाँ, लेकिन इसकी बातों से इसने अंदाज़ा लगाया था कि अर्शिया दुलकर के वापस आने का इंतज़ार कर रही है। वो दुलकर की बीवी थी, इतना इसे इंतज़ार नहीं था दुलकर के आने का जितना अर्शिया कर रही थी। यहाँ तक तो वो फजर तक जागती रही थी। दुलकर अपने काम को लेकर ऐसा ही था, वो शादी के पहले दिन से ही समझ गई थी, लेकिन वो अर्शिया को ये बात कैसे समझाती और कौन सा इसे समझाना ज़रूरी था। वो अपने शोहर की मजबूरी समझती थी, इतना ही काफ़ी था, इसलिए वो बिना इसके साथ बहस किए बाहर निकल गई थी। इसे इसके बाबा के पास थोड़ा सा वक्त गुजारना था। फिर दुलकर इसे अपने साथ ले जाता तो फिर वो बाबा के साथ वक्त नहीं गुजार सकती थी। अर्शिया के साथ बहस करने से बेहतर था कि वो बाहर जाकर बाबा के पास चली जाती। वैसे भी दुलकर के साथ इसका कोई राब्ता नहीं हुआ था। इसके जाने के बाद ना जाने कब तक इसने वापस आना था और इसे यकीन था कि इसने आते ही वो इसे अपने साथ ले जाएगा। वो आज अपना सारा काम निपटा कर वापस अपने काम के सिलसिले में शहर जा रहा था जब इसका मैनेजर इसके पीछे पीछे चलता किसी वायरल खबर को दिखा रहा था। जब अचानक ही एक वीडियो पर रुक गया। सर ये देखें, ये वीडियो देखें। इसने परेशानी से स्क्रीन की तरफ देखा था। थोड़ी देर पहले ही लिंक से व्हाट्सएप पर मसूल हुआ था और अब वो वीडियो यूट्यूब पर थी। क्या मसला है जुल्करनैन? तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस वक्त इंटरटेन होने का टाइम है? मुझे और भी काम है, चलो जल्दी करो, ऑफिस मीटिंग शुरू होने वाली है। वो इससे फजूल मोबाइल में उलझे देखकर फौरन बोला था, जबकि वो स्क्रीन का रुख इसकी जानिब फेर गया। तो दोस्तों, आप ही बताइए मैंने क्या गलत किया था? सिर्फ बोरिंग सी पुराने ज़माने के स्टाइल की तस्वीरों को एक यूनिक लुक दी थी, लेकिन नहीं, इन होटल वालों ने मेरी बेइज्जती कर दी और फिर ये भी कहा कि अगर आपने दोबारा इस तरह की हरकत की तो हम कोई एक्शन लेंगे। मतलब इतना बड़ा सियासतदान, इतना बड़ा आदमी इतने छोटे से दिल का मालिक है कि मेरी एक छोटी सी मासूमा सी शरारत पर बुरा मानकर इन होटल वालों को नौकरी से निकाल देगा। इतने छोटे छोटे दिल वाले सियासतदान को तो मैं वैसे भी नहीं मानती। मेरी तरफ से ये सियासतदान कैंसिल कैंसिल कैंसिल। वैसे आप लोग मेरा आर्ट देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत ग्राफिंग की थी मैंने इसकी तस्वीरों पर। मैंने वीडियो बनाई सिर्फ आप लोगों के लिए। और आपको एक और मज़े की बात बताऊं, मैंने एक खूबसूरत से किले की भी वीडियो बनाई थी जो डिलीट हो चुकी है, और वो इसी खरूज सियासतदान ने ही डिलीट करवाई है जिसकी तस्वीरों को मैंने खूबसूरती से अपने अंदाज में निखारा है। खैर, यहाँ किसी के टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को कैसी लग रही हैं ये खूबसूरत तस्वीरें। वो मोबाइल जुल्करनैन के हाथ से ले चुका था। ध्यान पूरी तरह सामने से वीडियो पर था जिस पर कोई लड़की तो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन आवाज़ से वो पहचान चुका था कि वो कौन है, कि वही छोटी सी लड़की थी जो इसका इंटरव्यू लेने के लिए आई थी। और फिर सड़क पर वही लड़की थी जिस पर इसकी एक निगाह डालकर वो निगाहें हटा गया था। इसे उम्मीद ना थी कि ये लड़की इस तरह की कोई बचकाना हरकत करेगी। वो वीडियो को पूरा देखते हुए मुस्कुरा दिया था। क्या चीज़ है ये लड़की, क्या उल्टी सीधी हरकतें करती रहती है ये, क्या हाल किया है इसने मेरी फोटोज़ का। जुल्करनैन जो सोच रहा था कि थोड़ी ही देर में इसका गुस्से से बुरा हाल हो जाएगा और अपनी तस्वीरों को इस तरह से बिगाड़ने पर वो इस लड़की के खिलाफ कोई एक्शन लेगा, इसके इस तरह से मुस्कुराने पर मजीद हैरत का शिकार हुआ था। सर, आप पिछली वीडियो भी इसी चैनल से रिलीज़ हुई थी। मेरा मतलब है जो वीडियो लीक हुई थी इसी चैनल से हुई थी, सबसे पहले इसी चैनल पे पोस्ट हुई थी। ये इसी लड़की का चैनल है जिसने आपका इंटरव्यू लिया था, और फिर मेरे ख्याल में ये लड़की इस वक्त आपके इलाके में मौजूद है और यहाँ बात भी जिसकी लड़की कर रही है वो आपकी आबाई कोठी है और इसके आसपास का इलाका जो काफ़ी सालों पहले तबाह बर्बाद हो गया था। ये लड़की ज़रूरत से ज़्यादा कर रही है सर, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये हर चीज़ को अपने एंटरटेनमेंट और व्यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रही है। पहले इसकी हरकत को हमने नज़रअंदाज कर दिया था, सिर्फ इसे यूनिवर्सिटी से निकाल कर बात ख़त्म कर दी थी, लेकिन अब ये लड़की हर छोटी मोटी बात में आपको घसीट रही है, जो कि एक बहुत ही गलत हरकत है। अब आपकी तस्वीरों का इस तरह से तमाशा बनाकर सोशल मीडिया पर डालना, ये तो सीधा सीधा आपको बदनाम करने वाली बात है।
ओहो जुल्करनैन, जरा जरा सी बातों का तमाशा मत बना दिया करो। कुछ नहीं हुआ है, वो लड़की अपनी मस्ती में जी रही है, लगे रहने दो इसे। अब क्या इतनी सी बात पर मैं इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स छोड़कर इसके पीछे लग जाऊंगा? कम वक्त वो बच्ची है, अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है, और मैं एक अवामी शख्सियत हूँ। लोग मेरे बारे में बहुत कुछ बोलते हैं और बहुत कुछ लिखते हैं, और ये तो बच्ची है, हल्की सी शरारत ही तो की है इसने। फर्क नहीं पड़ता, चलो मीटिंग शुरू हो रही है, वो कहते हुए आगे बढ़ गया। तो जुल्करनैन भी परेशान सा इसके पीछे पीछे ही आ गया था। अरहान सुबह फजर के टाइम कराची पहुंचा था, और पहुंचते ही दिलकुर को फ़ोन करके इसने इसकी लोकेशन पता की थी, और इसके बाद वो दोनों मिलकर इसे हर जगह ढूंढने लगे थे जहां से हुरे के मिलने के चांसेस थे। जितनी मालूमात इन्हें मिली थी उन्होंने हर कोठे पर पता कर लिया था। जहां जहां इस तरह की औरतें मौजूद हो सकती थी जो जिस्म फरोशी करवाती थी, वो हर जगह से होकर आए थे, लेकिन हुरे को ना मिलना था, वो नहीं मिली थी। न जाने कबीर कहाँ था और वो कहाँ ढूंढ रहा था। इसका फ़ोन मसलसल बंद आ रहा था। इतनी कोशिश के बावजूद भी जब इसका फोन ना लगा तो वो दोनों अपनी तरफ से कोशिश करने लगे। इन्हें कोई जगह ना छोड़ी थी। रात से सुबह हो चुकी थी और मसलसल ढूंढते ढूंढते वो दोनों ही थक चुके थे। ना तो उन्होंने आराम किया था और ना ही इन्हें सुकून था। एक बेगुनाह लड़की इतनी बुरी हालत में थी और फिर वो गायब हो चुकी थी। ऐसे में ये पुलिस की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि कहीं से इन्हें हुरे मिल जाए या फिर कबीर से इनका राब्ता हो जाए, लेकिन ये दोनों ही चीजें नामुमकिन थी। इसे सारी रात नींद नहीं आई थी। तहज्जुद के वक्त जाए नमाज बिछाकर इसने अल्लाह से हम कलाम होना शुरू किया था, और अब तक वो इसी हालत में जा नमाज पर बैठा था। फजर की नमाज अदा करके वो उठते हुए दोबारा हुरे के कमरे की तरफ आया था, जहां इसे हल्की सी आवाज़ सुनाई दी थी। इसने अगले ही लम्हे तेजी से कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर झांका तो वो बेड पर नीम बेहोश हालत में इसके मुंह से बार बार एक ही लफ्ज़ निकल रहा था, पानी पानी। इसकी बेबसी की इंतहा जानकर वो तेजी से आगे बढ़ते हुए पास रखे जग से पानी का गिलास भरता इसके लबों से लगाने लगा, लेकिन मुंह के अंदर होती तकलीफ ने जल्दी पर तेल का काम किया था। पानी जैसे इसके जख्मों को हवा दे गया। अब वो पूरी तरह से तड़पी थी, और अगले ही लम्हे वो पानी अपने लबों से हटाते वो तकिए पर अपना चेहरा दबाकर इतने जोर से चीखें मारकर रोने लगी थी कि खुद कबीर के हाथ कांप गए थे। इसकी दर्दनाक चीखों पर वो तड़प उठा था। इसमें इतनी हिम्मत ही ना हुई थी कि वो इसे रोने से या यूं तड़पने से रोक पाता। वो बस बेबसी से इसकी हालत देख रहा था जब वो बुरी तरह से चीखें मारते खुद को इस दर्द, इस तकलीफ से निजात दिलाने की कोशिश कर रही थी। इसका सर बुरी तरह से तकिए में कैद था, जबकि जिस्म पूरी तरह से लरस रहा था। इसके दर्द की इंतहा क्या थी, ये समझना शायद इसके लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि दर्द की इंतहा सिर्फ वही समझ सकता है जो ये दर्द सहता है। हुरे तकिए में सर दिए बुरी तरह से सिसक रही थी, जबकि वो इसके पास खड़ा था, इसके कंधे पर हाथ रखने लगा। समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी जगह पे छुए जहां इसे तकलीफ ना हो। वो तो इसके पूरे बदन को ही सजा दे चुका था। हुरे मेरी जान, प्लीज मेरी बात सुनो। वो नरमी से इसके बालों में हाथ चलाता इसे किसी तरह से सीधा करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जिस अंदाज में वो तड़प रही थी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मेरे मुंह के अंदर दर्द, मेरे मुंह के अंदर दर्द। मैं तुम्हें दवाई देता हूँ ना, ये लो, ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। ये वाली ट्यूब तुम मुंह के अंदर लगाओगी ना तो तुम्हारे दर्द में आराम मिलेगा। वो फौरन साइड टेबल से ट्यूब उठाकर इसे लगाने लगा था, जबकि इसकी बात सुनती वो सीधी होकर इसकी तरफ देखने लगी, जो इसकी फिक्र में घुलता हुआ इसके बराबर तड़प रहा था। आप कौन हैं? हैरानगी से इसका चेहरा देखती सवाल करने लगी, जैसे इसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। तुम मुझे पहचान नहीं पा रही? वो परेशानी से पूछने लगा। तो इसने नफी में सर हिलाया था। इसकी आंखों में अजनबियत देखकर वो एक लम्हे के लिए हैरान हुआ। आप मेरे भाई? नहीं, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ।
وہ فوراً بولا تھا، آپ شوہر ہیں میرے؟ اس نے بڑی مشکل سے اٹکتے ہوئے ایک اور سوال کیا تھا۔ شوہر، وہ جیسے ایک لفظ پر اٹک گیا تھا۔ مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ میرے منہ میں اتنا درد کیوں ہو رہا ہے؟ میرا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے کیا؟ میرا پورا جسم درد کر رہا ہے۔ وہ بہت مشکل سے بول پا رہی تھی۔ ایکسیڈنٹ؟ ہاں، تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، فکر مت کرو، تمہیں سب کچھ یاد آ جائے گا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ تمہارے لیے میں نے 2 نرسوں کا انتظام کیا ہے، وہ صبح تک یہاں آ جائیں گی، تم پریشان مت ہو۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے بتا رہا تھا، کبیر مار دے گا ہمیں۔ وہ بڑی مشکل سے کچھ بول پائی تو کبیر نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کبیر؟ اس نے جیسے اپنا نام دہرایا تھا۔ ہاں، وہ مار دے گا، بہت ظالم ہے، اس نے مجھے مارا ہے، وہ خوف سے کانپتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، جبکہ کبیر پریشان تھا کہ وہ اسے پہچان کیوں نہیں پا رہی۔ کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، کچھ بھی نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں نا، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی تمہیں نہیں مارے گا۔ نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا، وہ اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ لیکن کبیر مارے گا، وہ پولیس والا ہے نا، چلو ہم بھاگ جاتے ہیں یہاں سے۔ وہ اچانک اس کے پاس آتی، اس کے سینے سے لگتی، اس کا گریبان جھنجھوڑ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں شدید تکلیف اٹھی تو اس نے فوراً مٹھی کھولتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اس کے سامنے کیا تھا۔ اس کے کانپتے ہاتھوں سے ناخن بالکل غائب تھے۔ مجھے کبیر نے مارا، بہت بہت مارا، بہت ظالم ہے وہ، حورے کبیر۔ اس نے کچھ کہنا چاہا تھا جب اچانک ہی حورے نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ہش، چپ، نام مت لو، وہ سن لے گا۔ کوئی نہیں سنے گا، میری بات سنو، کوئی تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، تم پریشان مت ہو، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ جو تمہیں ہاتھ لگائے گا میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا، میں جان لے لوں گا اس کی، کسی نے تمہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو۔ وہ نرمی سے اس کا معصوم چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اسے اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلا رہا تھا، جبکہ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں، کبیر بہت ظالم ہے، وہ مار دے گا، وہ سچ میں مار دے گا، نہیں مارے گا، کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، جس نے تمہیں چھوا میں اس کی جان نکال دوں گا، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، میں کسی کو تم تک پہنچنے نہیں دوں گا، کوئی تکلیف تمہیں چھو کر نہیں گزرے گی، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ہاں، وہ کبیر آیا نا تو میں آپ کے سینے میں چھپ جاؤں گی، آپ اس کو مارنا، بہت مارنا، اس نے مجھے بہت مارا، میں نفرت کرتی ہوں اس سے۔ وہ ایک دفعہ پھر سے سسکتے ہوئے اس کے سینے میں چھپ گئی تھی، جبکہ اس کے منہ سے اپنے لیے نفرت کا اظہار سنتے ہوئے کبیر کا دل چاہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں دفن ہو جائے، کیونکہ وہ اس دنیا میں جینے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ایک معصوم سی لڑکی کا کیا حال کر دیا تھا اس نے۔ اب تک تو اسے یاد ہی نہیں تھا کہ جس شخص نے اسے اس حال میں پہنچایا ہے وہ اسی کے سینے میں منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ اگر اسے پتہ چل جاتا تو وہ نفرت سے اس کے منہ پر تھوکنا بھی پسند نہ کرتی۔ کتنا تکلیف دہ تھا یہ احساس کہ وہ اس سے نفرت کرتی ہے، کتنی نفرت تھی اس کے لہجے میں، کتنا خوف تھا کبیر نام کا۔ آج ایک دفعہ پھر سے ثابت ہوا تھا کہ احسن کبیر کسی کی محبت کے لائق نہیں ہے، وہ صرف نفرت کے لائق ہے۔ اسی لیے تو ہر کوئی اس سے نفرت کرتا تھا۔ اس کے پالو میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ خود بھی اپنے آپ سے اس وقت نفرت ہی کر رہا تھا۔ تم اتنی پریشان کیوں ہو آبیہ؟ کچھ بتاؤ تو صحیح نا، ایسے بھی کون سا مسئلہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے تیرا موڈ اتنا خراب ہے؟ وہ صبح سے ہی اداس بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ کینٹین میں آئی تب بھی وہ یوں ہی اداسی کی تصویر بنی ہوئی تھی، اور روشانی سے اس کی یہ اداسی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے وہ بار بار اس سے پوچھ رہی تھی کہ آخر اس کی اداسی کی وجہ کیا تھی۔ کچھ نہیں روشانے، بس میرے پاپا کا مسئلہ چل رہا ہے، اسی کی وجہ سے تھوڑی پریشانی ہے،
آج بھی بابا بہت پریشان تھے، رات کو گھر آئے تب بھی پریشان تھے، اور صبح ناشتہ کرتے ہوئے پتہ نہیں کیا مصیبت ہے یہ دکان، اچھے خاصے گاہک ملتے ہیں، دکان بک جاتی ہے، ایک ہفتہ نہیں گزرتا کہ دکان واپس ہو جاتی ہے، اور پھر کاغذات کے جو خرچے ہوتے ہیں وہ الگ سے۔ اوہ، یہ تو بہت پریشانی والی بات ہے، تو اس مسئلے کا کوئی حل تو ہوگا نا؟ روشانی نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ ایک ہی حل ہے، کوئی اچھا سا گاہک مل جائے اور دکان بک جائے، یہ مصیبت سر سے ٹل جائے، خود بخود سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پتہ نہیں بابا کو بھی کیا ضرورت پڑی تھی دو دو دکانیں رکھنے کی، اب ایک پڑ گئی نا مصیبت۔ اب جب تک دکان نہیں بکے گی تب تک بابا پریشان رہیں گے، اور جب تک میرے بابا پریشان رہیں گے تب تک مجھے بھی سکون نہیں ملے گا، وہ اداسی سے بولی تھی، جبکہ روشانے جیسے اس کی پریشانی کو جد تک سمجھ چکی تھی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جب میرے بابا پریشان ہوتے ہیں نا تب مجھے بھی پریشانی ہوتی ہے، تم فکر مت کرو، اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، پلیز تم ٹینشن مت لو، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ تاویہ مسکرا دی تھی، اب وہ اسے کیا ہی بتا سکتی تھی کہ غریبوں کے مسئلے یوں بیٹھے بٹھائے حل نہیں ہوتے۔ چلو اب آؤ کچھ کھاتے ہیں، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، صبح سے تمہاری اداس صورت دیکھ کر میرا کچھ بھی کھانے کو دل ہی نہیں کر رہا، پلیز اپنا موڈ ٹھیک کر لو، تمہاری اداسی مجھے بالکل اچھی نہیں لگ رہی، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ تو آویہ مسکرا دی تھی، وہ جانتی تھی اس کی یہ معصوم سی سہیلی اس کے لیے ہمیشہ ہی پریشان رہتی تھی، عجیب سی لڑکی تھی، اس کی خوشی میں خوش ہو جاتی تھی، بے شک اس چیز سے کوئی مطلب بھی نہ ہوتا، اور اس کے دکھ میں دکھی ہو جاتی، شاید یہی ان کی دوستی کا مطلب تھا، دوست کی خوشی میں خوش رہنا، دوست کی پریشانی میں اس کا ساتھ دینا، ہاں یہی تو دوستی تھی، اور وہ خوش قسمت تھی کہ اسے اتنی مخلص دوست ملی تھی۔ ذوالقرنین، کب سے میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں، کہاں دھیان ہے تمہارا؟ وہ اپنی فائل پر جھکے ہوئے اس سے کچھ بول رہا تھا، جبکہ سامنے کھڑا اس کا مینیجر فون میں گھسا نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ اس کے 2-3 بار پکارنے پر بھی وہ نہیں بولا، تو اب کی دفعہ دلریز نے غصے سے پین ٹیبل پر پٹک دی تھی، جس سے وہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوتا، اپنا موبائل جیب میں ڈال گیا تھا۔ سر، میں اس لڑکی کی ویڈیوز پر کمنٹس دیکھ رہا ہوں، اس لڑکی کی ویڈیو کافی وائرل ہوئی ہے، اور کمنٹ میں آپ کے بارے میں بہت فضول باتیں کی جا رہی ہیں، آپ دیکھیں تو صحیح، اس لڑکی نے جو ویڈیو بنائی ہے اس میں واضح طور پر وہ آپ کو بدنام کر رہی ہے، آپ کا مذاق اڑا رہی ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔ تو دلریز نے گھور کر اسے دیکھا تھا، پچھلے 3-4 دنوں سے وہ اپنا کام کرنے کے بجائے ان فضول سرگرمیوں میں مصروف تھا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے مجھے ذوالقرنین، تم سے کام ہو کیوں نہیں رہا، تمہاری یہ فضول کی سرگرمیاں بند ہوں گی تو تم کام پر دھیان دو گے نا۔ آئی کانٹ بلیو تم ابھی تک اس لڑکی کی اس ویڈیو پر اٹکے ہوئے ہو، وہ بے یقینی کی کیفیت میں بولا، تو ذوالقرنین تھوڑا سا شرمندہ ہو گیا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری سر، لیکن اس لڑکی کی ویڈیو سے میرا دھیان ہٹ ہی نہیں رہا۔ سر، آپ اس ویڈیو پر کیس کر سکتے ہیں، اس لڑکی نے جس انداز میں یہ ویڈیو بنائی ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ اس لڑکی کا مقصد صرف اور صرف آپ کو بدنام کرنا ہے، اور مذاق اڑانا بھی، جس طرح اس نے آپ کی تصویروں پر فضول کی کاریگری کر کے آپ کو دنیا کے سامنے مذاق کی وجہ بنا کر رکھ دیا، آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے۔ سر، یہ چیز نظر انداز کرنے والی نہیں ہے، یہ لڑکی خود آپ سے پنگے بازی کر رہی ہے، پلیز آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہو گئی تمہاری فضول بات ختم؟ تو اب اپنے کام پر دھیان دو۔ اب کی دفعہ وہ غصے سے بولا تھا، جبکہ وہ پریشان ہو گیا تھا، آخر اس کا باس یہ بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہا تھا کہ یہ لڑکی اب واضح طور پر اس کے لیے ایک چیلنج بنتی جا رہی ہے۔ وہ اس لڑکی کو بچی سمجھ رہا تھا، لیکن وہ بچی نہیں تھی، وہ لڑکی اسے ایک چیلنج کے طور پر لے رہی تھی، آئے دن اس پر ویڈیوز بنا رہی تھی، لیکن سامنے بیٹھے آدمی کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ ذوالقرنین نے اب کی دفعہ معذرت کرتے ہوئے سارا دھیان سامنے فائل کی طرف لگایا تھا، کیونکہ اگر اس کے باس کو ہی اس چیز سے فرق نہیں پڑ رہا تھا تو وہ کیا ہی کر سکتا تھا۔
काफी वक्त हो गया था। दुलकर अब तक वापस नहीं आया था। वो लोग दोपहर का खाना खा रहे थे। पापा भी अपने काम पर जा चुके थे। दुलकर की कोई खबर नहीं थी। इसने फोन भी नहीं किया था। ये फोन 2-3 दिन पहले ही दुलकर ने इसे दिलवाया था, जिसमें चंद एक घर वालों के अलावा इसकी सहेलियों के नंबर भी इसने महफूज कर लिए थे। इसने 2-3 दफा दुलकर को फोन करने की कोशिश की, तो एक दफा इसने कॉल उठाकर कहा था कि वो मसरूफ है, जब भी फ्री होगा वो फोन कर लेगा। इसके बाद इसने दुलकर को कॉल नहीं की थी और अब तक इसकी कोई खबर नहीं थी। न जाने कहाँ रह गया था वो। जबकि इस दौरान अर्शिया मसलसल बस एक ही चीज बोले जा रही थी कि अगर इसकी जगह वो होती तो वो कभी दुलकर की ये लापरवाहियां बर्दाश्त नहीं करती। खैर पता नहीं क्यों इसे ये सारी चीजें दुलकर की लापरवाहियां लग रही थी। हालांकि सच तो ये था कि दुलकर लापरवाह हरगिज नहीं था। शायद वो बहुत ज्यादा मसरूफ था। बाबा ने जाने के बाद घर पर फोन नहीं किया था। यकीनन वो किसी केस में मसरूफ होंगे। दुलकर बता रहा था कि ये केस काफी ज्यादा मुश्किल है, जिस पर वो आजकल काम कर रहे हैं। पापा भी इसी केस में मसरूफ होते हैं और वो भी आजकल इसी चीज में मसरूफ है। बस यार, एक मामूली सी बात है, क्यों बतंगर बना रही हो? बार बार एक ही बात हाँके जा रही हो। क्या हो गया है? अगर इसके शोहर ने इसे फोन नहीं किया तो? और क्या फर्क पड़ गया अगर दुलकर रात को यहाँ से चला गया तो? एक ही बात कितनी दफा दोहराओगी? इसके सामने अम्मी ने अब की दफा गुस्से से इसे मना किया था। हालांकि 2-3 बार वो प्यार से इसे बता भी चुकी थी कि बार बार एक ही बात ना करे, वो मसरूफ है इसीलिए वापस नहीं आया। लेकिन अर्शिया को समझाना आसान थोड़ी था। ओहो, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? मैं बस बात ही तो कर रही हूँ। अभी इनकी शादी को एक हफ्ता नहीं हुआ और हालात इतने खराब हो चुके हैं। अपनी बहन को समझाऊंगी, तभी तो आगे जाकर ये बेहतर रहेगी। इसका हक बनता है ये सवाल करे और दुलकर का फर्ज बनता है वो इसे जवाब दे। पूरी रात घर से गायब रहना, वो भी तब जब इसने यहाँ रहने का वादा कर रखा हो। क्या इसकी नज़र में इसके ससुराल की कोई इज्जत नहीं, कोई अहमियत नहीं, जो इस तरह आधी रात को उठकर अपनी ड्यूटियां निभाने चला गया? कौन सा जमाई ये करता है? मैं कुछ गलत नहीं कह रही। मेरा फर्ज बनता है कि अपनी बहन को सही और गलत समझाऊं। शादी के शुरुआती दिनों में वो सारी हरकतें कर रहा है, आगे जाकर न जाने क्या क्या करेगा। कम से कम इसे इतनी अकल तो होनी ही चाहिए कि अपने शोहर से सवाल जवाब कर सके। अब अगर यहाँ से खामोश हो गई तो ना तो सारी जिंदगी खामोशी का ले अब अगर यहाँ खामोश हो गई तो सारी जिंदगी खामोशी का लेबल मुंह पर लगाना पड़ेगा। शोहर तो इसे कोई अहमियत देगा ही नहीं। अर्शिया गुस्से से कहती उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई थी, जबकि इसकी बातों ने कहीं न कहीं असर जरूर दिखाया था। बेवकूफ है ये लड़की, खुद को समझ नहीं आ रहा तो तुम्हें उल्टे सीधे मशवरे दे रही है। सुनो मेरी बात को। हम जानते हैं कि दुलकर राहत से कहाँ है। वो अपनी ड्यूटी पर था, अपना फर्ज निभा रहा था। और वैसे भी जब मसला बढ़ जाए तो मर्दों को गुस्सा आने लगता है। तुम्हें आगे से ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ तो अच्छा है ना, बस इतना ही काफी है। इसकी अपनी परेशानियां हैं, हल करेगा तुम दोनों में सब कुछ ठीक रहेगा। इससे सवाल जवाब मत करना और फजूल बहस मत करना, वो भी तब जब तुम जानती हो कि तुम्हारा शोहर कहाँ है। तुम्हारी तरफ से जरा सी बेएतबारी इसे बुरी तरह से परेशान कर सकती है। शादी के शुरू दिनों में शोहर और बीवी में एतबार का रिश्ता होना बेहद ज़रूरी है। तुम इस पर इतना एतबार दिखाना। अर्शिया की बातों पर अमल करने की ज़रूरत नहीं है। अपना घर तुमने बसाना है। अम्मी इसे समझा रही थी, जबकि वो खामोशी से इन्हें सुनती। हाँ में सर हिलाते हुए इनके करीब से उठ गई थी। अर्शिया की बातों ने दिमाग पर क्या असर किया था ये तो वो नहीं जानती थी, लेकिन इसे दुलकर से बात करनी थी। जबकि अम्मी इसे कमरे में जाते देखकर परेशान हुई थी। न जाने क्यों इन्हें लग रहा था कि अर्शिया की बातों ने इसके दिमाग पर असर कर दिया है। हालांकि वो चाहती थी कि अर्शिया ने जो सोचना था वो दिलरेज के बारे में सोचती, ना कि दुलकर के बारे में। दुलकर बेशक एक बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन फिर भी वो एक शादीशुदा था और फिर इन्हीं की दूसरी बेटी का शौहर था। बेशक वो इसे अपनी बेटी ना मानती हूँ, लेकिन पाली तो उन्होंने ही थी। वो हरगिज अपनी एक बेटी को दूसरी बेटी का घर बर्बाद करते नहीं देख सकती थी। इसीलिए उन्होंने सोच लिया था कि वो अर्शिया से अब खुलकर बात करेंगी। कमरे में आते ही इसने दुलकर को फोन किया था
जो तकरीबन छठी बेल बजने के बाद दूसरी तरफ से मासूल कर लिया गया। हाँ मेरी जान, तुम अपनी तैयारी कर लेना, मैं तो कह रहा था 5 बजे तक तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। फ़ोन कान से लगाते इसने कहा था। वो तो ठीक है दुलकर, लेकिन आप हैं कहाँ? आपकी कोई खबर नहीं है, कल रात से गायब हैं आप। कम से कम मुझे फ़ोन करके बताएं तो सही कि आप कहाँ हैं। आपने खाना खाया? कब तक आएंगे? कोई परेशानी है? अजीब इंसान हैं आप, मुझे कुछ बता ही नहीं रहे। कितनी गलत बात है। कल बाबा चाहते थे कि आप यहाँ रुकें, लेकिन आपको अपनी ड्यूटीज़ की पड़ी थी। कम से कम एक दिन तो आप मेरे वालिदैन को खुश करने के लिए यहाँ रुक ही सकते थे ना। इसके दिमाग में ना जाने क्या आया कि वो अर्शिया की बातें दोहराने लगी, जबकि इसकी बात सुनकर दुलकर ने गहरी सांस ली थी। मेरी जान, मैं तुम्हारे पापा को बता कर आया था कि मेरा मसला क्या है, उनकी इजाज़त से आया था। तुम्हारे सामने ही तो बात हुई थी ना तुम्हारे बाबा से। वो खुद मुझे ये काम सौंप चुके हैं, तो मुझे तो करना ही है ना। अब अगर आधी रात को मसला हो गया तो मुझे आधी रात को ही निकलना पड़ेगा ना। और वैसे भी ये काम तुम्हारे बाबा की तरफ से मुझे दिया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि इन्हें कोई भी एतराज़ होगा। हाँ, इन्हें एतराज़ नहीं है, क्योंकि वो आपकी परेशानियों को समझ सकते हैं। इनका अपना काम भी यही है, लेकिन अम्मी को तो बुरा लगा होगा ना। अभी अभी हमारी शादी हुई है, अब शादी के 4 दिन मेरे साथ गुजारने के बजाय अपने फजूल कामों में उलझे हुए हैं। आपको ज़रा भी एहसास है कि शादी के बाद आपकी मुझसे कुछ जिम्मेदारियां जुड़ चुकी हैं? वो काफी नाराजगी से बोल रही थी, जबकि इसकी बात सुनता दुलकर मुस्कुरा दिया था। अच्छा जी, तो ये बात है। मेरी मानो बिल्ली अपनी नाराजगी को दूसरों के नाम से जता रही है। ये तो बड़ी गलत बात है, कम से कम नाम तो अपना लो। वो शरारत से बोला था। जी नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं आपकी परेशानियों को समझ सकती हूँ, लेकिन बाकी लोगों को मसला है, खासकर मेरी फैमिली को। अच्छा ठीक है, मैं माजरत कर लूँगा और इनके घर पर रात को रुकूंगा भी। अब खुश? वो जैसे बात ही ख़त्म करना चाहता था। इस वक्त थोड़ी देर इससे बातें करके वो अपनी टेंशन कम करना चाहता था, लेकिन वो तो और ही परेशानियों में उलझी हुई थी। हाँ खुश, आज आप सीधे यहीं पर आइएगा, हम रात को इधर ही रुकेंगे। वो फ़ौरन ही अपना फरमाइशी प्रोग्राम जारी कर चुकी थी। तानीर यार, आज नहीं, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। हाँ तो घर जाकर भी तो सोना ही है ना, यहाँ पर सो जाइएगा प्लीज़। आज रुक जाते हैं ना हम यहीं। वो बेहद प्यार से इसे मनाने लगी थी। अब वो इसे कैसे बताता कि इसे सिवाय अपने घर के और कहीं सुकून नहीं मिलता था। कल रात वो काफ़ी बेसुकून था कि अचानक ही से हुरे के गायब होने की इत्तला मिली। वो फौरन ही वहाँ से निकल पड़ा था। फिर सारी रात हुरे को ढूंढने के चक्कर में वो ना तो सुकून से बैठा था और ना ही घर गया था। इन्हें हुरे भी नहीं मिली थी और अब तक इंस्पेक्टर कबीर की तरफ से भी किसी तरह का कोई राब्ता नहीं हुआ था। वो पता नहीं कहाँ था और कहाँ पर हुरे को तलाश कर रहा था। कुछ भी खबर मिलती तो वो इसके साथ हो लेते, लेकिन कबीर का तो फ़ोन ही मसलसल बंद आ रहा था। वो अपने कामों में इस वक्त इतना उलझा हुआ था कि इसे किसी चीज़ का होश नहीं था, लेकिन दानिर का होश तो रखना था। अब वो इसकी जिम्मेदारी थी, इसकी ज़िंदगी थी, इसके जीने की वजह थी। वो लड़की चंद ही दिनों में इसके लिए बहुत खास होती जा रही थी। वो एक लम्हे के लिए भी इससे लापरवाह नहीं हो रहा था। फ़ोन बंद करते हुए इसने अपनी जेब में डाला था, जबकि एक नज़र होटल के अंदर बैठे अरहान को देखा था, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान था। इसकी परेशानी की वजह हुरे थी। वो हुरे को लेकर बहुत एहसास वो हुरे को लेकर बहुत हसास हो रहा था। इस लड़की को वो अपनी बहन मान चुका था और वो इसे किसी मुसीबत में फंसते हुए नहीं देख सकता था। पहले भी हुरे के लिए इसके जज्बात बहुत वाज़िया थे। न जाने इस लड़की में ऐसा क्या था कि अरहान इसके साथ रिश्ता बनाने को तैयार हो गया था। वो मासूम सी लड़की इसे अपनी बहन जैसी लगी थी और अब वो सिर्फ इसकी बहन जैसी नहीं, बल्कि इसकी बहन भी बन चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अरहान सचमुच में अपनी बहन को ढूंढ रहा है। खैर, कभी कभी ज़बान से अदा हुए अल्फाज बहुत अहमियत रखते हैं और ये ज़बानी कलामी रिश्ता भी बहुत अहमियत का हामिल था। वो इस बात का अंदाज़ा अरहान की परेशानी से लगा रहा था। फ़ोन जेब में डालते हुए वो वापस अंदर की तरफ बढ़ गया था। इसे अरहान की परेशानी में इसका साथ देना था। इसे किसी भी तरह हुरे को ढूंढ कर लाना था। बस वो एक ही दुआ मांग रहा था कि हुरे जहाँ भी कहीं हो, बिल्कुल महफूज हो। आविया ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, निगाहें सामने ही छोटे से मकान की बैठक की तरफ उठी थी, जहां इसने बैठक के सोफे पर किसी आदमी को बैठे देखा था।
घर के बाहर बड़ी गाड़ी खड़ी थी। वो अंदाजा लगा चुकी थी कि कोई न कोई आया हुआ है, लेकिन कौन हो सकता था। इसने अंदर की तरफ झांकते हुए देखना चाहा था, जब पीछे से अम्मी चाय के बर्तन लेकर आ गई। अरे आविया बेटा, जा देख दरवाजे पर तेरा भाई वापस आया है या नहीं। कब का बिस्किट लेने भेजा हुआ है। घर में मेहमान आए हुए हैं। तेरी वो सहेली है ना रोशाने, इसके पापा हैं। तेरे बाबा से दुकान के कारोबार का पूछने आए हैं। वो हमारी दुकान है ना, इसको खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। जा बेटा, जरा देख तेरे भाई को आया कि नहीं। अम्मी चाय के बर्तन अंदर लेकर जाते हुए जल्दी जल्दी बोली थी, जबकि आविया गुस्से से एक नजर अंदर की तरफ झांकती वहीं से बाहर निकल गई थी। गुस्से से इसका बुरा हाल हो रहा था। कल जो बेखुदगी इस आदमी ने इसके साथ की थी, इसके बाद वो कभी इसकी शक्ल ना देखती, और ये शख्स इसके घर में आ गया था। इसका बस नहीं चल रहा था, वो इसे गोली मार दे। रोशाने और वो हम उम्र थी, बल्कि हम उम्र भी क्या, रोशाने चंद दिन इससे बड़ी थी उम्र में, लेकिन इस शख्स ने इस बात का भी लिहाज न किया था कि वो इसकी बेटी की सहेली है। इसकी कल वाली हरकत की वजह से इसे अब तक अपने ऊपर जैसे चूंटियां सी रेंगती महसूस हो रही थी, और ये शख्स इसके घर पर मौजूद था। हेलो रोशाने, तुम्हारे बाबा मेरे घर क्या कर रहे हैं। इसने गुस्से से रोशाने को फ़ोन किया था। ओ ग्रेट, बाबा आज ही वहाँ आ गए। तुम कह रही थी ना कि तुम लोगों ने अपनी कोई दुकान बेचनी है। मैंने कल इस हवाले से अपने बाबा से बात की थी। वो कह रहे थे कि वो तुम लोगों की मदद करेंगे। तुम लोगों को कोई भरोसेमंद इंसान चाहिए था ना, जो तुम लोगों को पैसे पेशगी में दे। तो बस मेरे बाबा तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। डोंट वरी, अब तुम लोगों का मसला हल हो जाएगा। रोशाने इसके गुस्से को समझे बगैर अपनी ही धुन में बोलने लगी थी, जबकि रोशाने की मुकम्मल बात सुनकर आविया का गुस्सा मजीद भर गया था। मैंने तुमसे सिर्फ अपनी परेशानी शेयर की थी रोशाने। मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि अपने बाबा को मेरे घर भेज दो। आइंदा कम से कम मैं तुमसे अपनी कोई परेशानी शेयर नहीं करूंगी। वो गुस्से से कहती फोन बंद कर गई थी, और फिर जल्दी से दरवाजे की तरफ आते अपने छोटे भाई तैमूर को देखने लगी, जिसके हाथ में बिस्कुटों के डब्बे थे। आप ही ये लो, प्लेट में रखो और अंदर मेहमान को दे आओ। मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। वो डब्बे इसके हाथ में पकड़ाकर वहीं से बाहर भाग गया था, जबकि इसने गुस्से से एक नज़र बैठक की तरफ डाली थी और फिर किचन की तरफ आ गई। सारे बिस्किट प्लेट में रखते हुए वो कमरे में दाखिल होती इसके सामने बिस्किट रखने लगी थी। इनके घर में तो मेहमानों की इसी तरह से खिदमतदारी की जाती थी। अब न जाने ये अमीर लोग किस तरह से करते होंगे। खैर, इसके महल के सामने इसके 4 कमरों वाला छोटा सा मकान तो कुछ भी नहीं था। अगर कल का दिन आए बगैर ये शख्स इसके घर में आता तो यकीनन वो इसकी खिदमत में जान लगा देती, लेकिन कल की हरकत के बाद नहीं। वो इसके कितने करीब था, इतने कि इसकी सांसें इसके चेहरे को छू रही थी, और कितनी बेबाकी से वो इसकी कमर को सहला रहा था। वो मंजर याद करते हुए इसने छछड़ी सी लेते हुए फौरन ही कमरे से बाहर निकलना चाहा था। तो ये दुकान आपने अपनी बेटी आविया के नाम पर डाली थी। इसके लबो लहजे ने इसके पैर जकड़े थे। जी जी, आविया मेरी पहली बच्ची है, जिगर का टुकड़ा है मेरे, पापा ने मुस्कुराते हुए कहा था, जबकि इनके अपने पास बुलाने पर वो बाहर जा नहीं सकी थी, बल्कि बाबा के पास आती वो इनके पास ही बैठ गई थी। जी बिल्कुल, बेटियां तो होती ही ऐसी हैं। मेरी बेटी रोशाने भी मेरी जीने की वजह है। बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं इससे। इसी ने भेजा है मुझे यहाँ आपके पास। अपनी सहेली की हर परेशानी को हल करना चाहती है। खैर, मैं आपकी दुकान को खरीद रहा हूँ। आप कागजात बनवा दीजिए, और दुकान का नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है। ये दुकान जिस नाम से शुरू हुई है इसी नाम से चलेगी। वो जेब से चेक बुक निकालते हुए इस पर दस्तखत कर रहा था, जबकि बाबा हैरानगी से अपनी दुकान की इतनी बड़ी रकम भरते हुए इसे देख रहे थे। सुल्तान साहब, मेरी दुकान की कीमत इतनी भी नहीं। आप अगर एक दफ़ा दुकान को देख लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। बाबा ने कुछ घबराते हुए कहा था। नहीं हाफिज साहब, कुछ चीज़ों की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, और आविया के नाम की कीमत में अदा नहीं कर सकता। वो गहरी नज़र आविया पर डालते हुए बोला, तो वह मजीद अपने बाबा के सीने में छुप गई थी। इस शख्स की निगाहें बहुत गलत थी। वो बहुत अच्छे तरीके से इसकी नीयत को समझ चुकी थी, बल्कि वो इसकी नीयत को कल ही समझ चुकी थी। बड़े बड़े घरों में रहने वाले ये लोग ना सिर्फ छोटी सोच के होते हैं, बल्कि नीयत के भी छोटे ही होते हैं। कितने बच्चे हैं आपके, आविया के अलावा? वो छोटा लड़का मेरे ख्याल में आपका बेटा है। वो शायद फ़िलहाल यहाँ से जाने का इरादा नहीं रखता था, इसीलिए मज़ीद सवाल करने लगा, जबकि बाबा भी मुस्कुराते हुए इसे जवाब देने लगे थे। जी बस यही 2 बच्चे हैं मेरे। एक मेरी आविया है माशाल्लाह से,
इस साल 18 साल की हो जाएगी और वो मेरा बेटा है, तैमूर नाम है इसका, 11 साल का है। अरे वाह, हमारे बच्चों की तादाद की तरह उम्रें भी एक जैसी हैं। मेरी बेटी भी 18 साल की हो गई है और मेरा बेटा भी सिर्फ 11 साल का ही है। वैसे क्या सोचा है आपने अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में? अजीब नजरों की हेर फेर करता वो शख्स सवाल करते हुए इसकी नजर बाबा के चेहरे पर से होती थी। अजीब नजरों की हेर फेर करता था वो शख्स सवाल करते हुए इसकी नजर बाबा के चेहरे पर होती थी, जबकि जवाब मांगते हुए नजर अपने आप इस पर अटकने लगती। अभी तो नहीं सोचा, अभी तो बच्ची है। उन्होंने मुस्कुराते हुए आविया का माथा चूमा था। बच्ची नहीं है, बड़ी हो रही है। सोचिए इस बारे में कुछ, अगर कहीं तो मैं सोच सकता हूँ। वो उठकर खड़ा होते हुए बोला तो बाबा भी इसके साथ ही उठ गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान साहब, लेकिन अभी नहीं। अभी तो मेरी बच्ची के खेलने और पढ़ने के दिन हैं। मैं इतनी जल्दी इसके ऊपर कोई जिम्मेदारियां नहीं डालना चाहता। पापा ने मुनासिब अंदाज में इनकार कर दिया था। चले कोई बात नहीं, जैसे आपकी मर्जी। आविया, रोशानी ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है, गाड़ी में पड़ा है। आओ मैं तुम्हें देता हूँ। वह कहते हुए आगे निकल गया था, जबकि चाहने के बावजूद भी आविया इनकार नहीं कर पा रही थी। और फिर अम्मी ने भी इसे इसके पीछे जाने का इशारा कर दिया। वो ना चाहते हुए भी कदम इसके पीछे उठाने लगी थी। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ रही हूँ। यहाँ आकर मेरे घर में ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। आप कितने अच्छे इंसान हैं, ये मुझे कल ही अंदाज़ा हो गया था। मैं जानती हूँ, कल आपका हाथ गलती से मुझसे नहीं टकराया था, बल्कि आपने जानबूझकर वो हरकत की थी। इसके बाद आप जानबूझकर मेरे करीब आए और जानबूझकर ही, हाँ, जानबूझकर तुम्हारे करीब आया, जानबूझकर तुम्हें छुआ, लेकिन हद से आके नहीं बढ़ा, क्योंकि कोई हक नहीं रखता तुम पर, इसीलिए छोड़ दिया। अगर कोई हक होता तो सोचो मैं क्या करता। इंतहाई बेशरम इंसान हैं आप। शर्म नहीं आ रही आपको? अपनी बेटी की उम्र की लड़की से इस तरह की घटिया और नीच बातें करते हुए। इन सब बातों में रोशानी कहाँ से आ गई? अपनी और मेरी बात करो ना। वैसे भी रोशानी का इन सब चीज़ों से कोई तल्लक नहीं है, पहले नहीं था, लेकिन अब होगा। आपकी हरकतें मैं आपकी बेटी को बताऊंगी, ताकि इसे पता चले कि इसका बाप कैसा है। कैसा है इसका बाप, मुझे भी बताओ ज़रा, मुझे भी पता चले। इसके इतने गुस्से से कहने पर ताज सुल्तान के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी। आप एक इंतहाई बेशरम इंसान हैं। शर्म छूकर भी नहीं गुजरी आपको। आपको इस बात का भी एहसास नहीं कि आप अपनी बेटी की उम्र की लड़की को हरासा कर रहे हैं। और आपको क्या लग रहा है कि ये बहुत कूल है? मिस्टर ताज सुल्तान इब्राहिम, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं कोई कदम ऐसा उठाऊं कि आपको आपकी बेटी को जवाब देने की ज़रूरत पड़ जाए। अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह, कैसी धमकियां देती हो यार। मज़ा आएगा तुम्हारे साथ, अच्छी गुजरेगी ज़िंदगी। काबाऊ बारात लेकर वो आंखों पर लगे ऐनक को सेट करते हुए इसे मजीद तंग कर रहा था। फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर वहां से कुछ निकालते हुए इसके हवाले करने लगा था, जबकि वह हाथ सीने पर बांधे इसे घूर रही थी। इसका अंदाज इसे काफ़ी क्यूट लग रहा था। यार तुम बहुत क्यूट हो, यकीन करो। तुम्हारी इस तरह की हरकतों की वजह से मैं भी टीन एजर वाली हरकतें करने पर मजबूर हो रहा हूँ। पहली दफ़ा आया हूँ तुम्हारे घर, सोचा गिफ्ट लाना ज़रूरी है। वो गिफ्ट खोलते हुए इससे भी खूबसूरत वो गिफ्ट खोलते हुए इसमें से खूबसूरत सा ब्रेसलेट निकालने लगा। खूबसूरत है ना? तुम्हारी खूबसूरत सी कलाई को मद्देनजर रखते हुए खरीदा है। तुम्हारे हाथ पर ऐसी ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। वो ब्रेसलेट वापस डब्बे में रखते हुए इसके हवाले करने लगा था, जबकि वो गुस्से से इसे घूर रही थी और इसके इस तरह से घूरने पर वो दिलकशी से मुस्कुराया था। तुम्हारी अम्मी देख रही हैं, पकड़ लो। इसने इसका ध्यान दरवाजे की तरफ दिलाया था, जिस पर इसने फौरन पलटकर अपनी माँ को देखा। वो इस बात को छुपा नहीं सकती थी। वो मजीद खुद पर इस शख्स की गंदी नजरें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसने सोच लिया था वो अपने माँ बाप को सब कुछ बता देगी, लेकिन आज तो वो इतने खुश थे। इतने सालों से जिस दुकान का सौदा नहीं हो रहा था, लम्हे में हो गया था। अब अगर इसने इन्हें कुछ भी बताया तो इनकी सारी परेशानी वापस आ जाएगी। थैंक यू अंकल, लेकिन इतने महंगे गिफ्ट की ज़रूरत नहीं थी। रोशानी को कहा करे कि वो मुझे वैसे ही गिफ्ट दे जैसे मैं इसे वापस कर सकती हूँ।
یہ بہت مہنگا ہے، میں اسے قبول نہیں کر سکتی۔ خیر آپ رہنے دیجئے، میں نہیں چاہتی آپ دوبارہ یہاں آنے کی زحمت کریں، میں کل اسے خود ہی واپس کر دوں گی۔ وہ اس کے ہاتھ سے بریسلٹ لیتے ہوئے اندر کی طرف پلٹنے لگی، جبکہ اس کے منہ سے انکل سن کر تائش کو مزہ آیا تھا۔ بائے بائے انکل، خدا حافظ، پھر ملاقات ہوگی۔ وہ اندر کی طرف بڑھتے ہوئے ایک بار پھر سے اسے جلانے کے لیے اسے انکل بول کر گئی تھی، لیکن تائش کو برا نہیں لگا تھا، بلکہ اسے اچھا لگا تھا، بلکہ اسے یہ لڑکی ہی اچھی لگتی تھی، اس کی ہر ادا اچھی لگتی تھی۔ زندگی میں کوئی پہلی دفعہ اس کے دل کی دنیا ہلا گیا تھا۔ ایک چھوٹی سی لڑکی اسے اپنے لیے بے قرار کر رہی تھی۔ سر، اس لڑکی نے اب اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کی اس حویلی کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی ہے۔ وہ ویڈیو تو ہم نے ہٹوا دی تھی، تو اس نے وہ ویڈیو کس طرح سے پوسٹ کی؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دیکھیں، وہ جلدی سے اس کے آفس میں داخل ہوتے ہوئے اپنے موبائل پر موجود ویڈیو اس کو دکھانے لگا تھا، جبکہ دلریز نے ایک نظر اس ویڈیو کو دیکھا، پھر نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ سر، میں نے آپ کو کہا تھا نا، یہ لڑکی بہت تیز ہے، بہت چالاک ہے۔ دیکھیں کتنی ہوشیاری سے ہماری ناک کے نیچے سے وہ ویڈیو لے گئی اور ہمیں کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی۔ سر، یہ لڑکی کوئی معمولی نہیں ہے، مجھے لگ رہا ہے یہ لڑکی بہت تیز ہے، ہم اسے بہت زیادہ ہلکا لے رہے ہیں، جو کہ کل کو ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ سر پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لڑکی کوئی پروپیگنڈا کرنے والی ہے۔ ہو سکتا ہے فی الحال یہ لڑکی کچھ بھی نہ کر رہی ہو، لیکن جس طرح یہ آپ کے خلاف ہے، آنے والے وقت میں اس لڑکی کو کوئی بھی ہمارے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ وہ بولے جا رہا تھا، جبکہ دلریز بس اسے دیکھ رہا تھا۔ اچھا، کیا بات ہے، ایک 9000 سبسکرائبز کے چینل والی لڑکی کو تم دن رات دیکھ رہے ہو، اور یہاں جن کاموں پر میں نے تمہیں لگایا ہوا ہے وہ ایک ہی ہفتے سے ویسے ہی پڑے ہیں۔ کیا بات ہے ذوالقرنین، میری کروڑوں کی میٹنگز اور اربوں کی پارٹیز سے کہیں زیادہ تمہاری ایک چھوٹی سے معمولی سی چینل کو چلانے والی لڑکی ہے، جو صرف اور صرف اپنی مستیوں میں لگی ہوئی ہے، اور تم اس کو فالو کر رہے ہو۔ ایسا کرو، اس چینل کو سبسکرائب کرو اور ایڈ ٹو فیورٹ بھی کر دو، تاکہ تم سے اس چینل کی کوئی بھی اپڈیٹ چھوٹ نہ جائے۔ وہ کیا کہتے ہیں، بیل آئیکن بھی دبا دو، کیونکہ یہی تو ضروری خبریں ہیں ہمارے لیے۔ باقی سیاست چھوڑ کر چنو کی ڈیری لگا لیتا ہوں میں اس آفس کے باہر، تاکہ جو لڑکی اس کے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو دیکھیں، ان کے لیے سنیکس کا بھی انتظام ہوتا رہے۔ کیا خیال ہے؟ وہ بے حد غصے سے اسے گھورتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ لبوں پر ہلکی سی تنزیہ مسکراہٹ تھی۔ سر، میں کام کر رہا ہوں، لیکن یہ لڑکی، وہ لڑکی، اس لڑکی سے آگے کیوں نہیں نکل پا رہی ہو تم ذوالقرنین؟ آخر کیوں تمہاری سوچوں پر بس ایک لڑکی سوار ہے؟ کیوں تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس لڑکی سے کہیں زیادہ ضروری کام اور بھی ہیں، جو تمہارے اس لڑکی کو دیکھنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ کروڑوں اربوں کی پارٹی ہے، جس میں سیاست کا چمکتا ہوا ستارہ بننا چاہتا ہوں، اور تم ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر بس اس لڑکی کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ کسی چیز کی حد ہوتی ہے، تم نے اس کے کیمرہ سے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی، لیکن اتنی عقل تو تم بھی رکھتے ہو۔ ڈی ایس ایل سے واپس ویڈیو ریکور کرنا کوئی مشکل کام نہیں، بچوں کا کھیل ہے۔ تمہارے لوگوں نے اس کو ریکارڈنگ ڈیٹا ڈیلیٹ کرنا تھا، لیکن وہ صرف ویڈیو ڈیلیٹ کر کے خود کو بہت بہادر چیز سمجھ رہے تھے، تو یہی ہوگا نا۔ کل اس نے ویڈیو ریکور اور پوسٹ بھی کر دی، اور یقین کرو، میری وہ حویلی جس کا ایک ایک ذرہ کہیں سال پہلے آگ کی نظر ہو چکا ہے، وہ کسی سوشل میڈیا کے چینل پر آئے یا پھر کسی نیوز چینل پر، مجھے رتی برابر فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، میں اپنی جائیداد کو دنیا کی نظروں میں نہیں لانا چاہتا تھا، لیکن نہ تو وہ حویلی کی سڑی ہوئی جگہ میری کسی کی کام کی ہے، اور نہ ہی میں کبھی بھی اس حویلی کو دوبارہ بنوانے میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ تو خدا کے لیے اس حویلی کو اس کے مقام پر رہنے دو اور اپنے کام پر دھیان دو۔ میں تمہاری لاپرواہیوں کی وجہ سے اپنا مزید ایک پیسے کا بھی نقصان نہیں ہونے دوں گا، یہ بات میری کان کھول کر سن لو۔ وہ بے حد غصے سے کہتے ہوئے اسے چٹکی بجا کر وہاں سے دفع ہونے کا اشارہ کر چکا تھا، جبکہ ذوالقرنین اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے ہاں میں سر ہلاتا، معذرت کرتا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ دلریز نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنا لیپ ٹاپ آن کرنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اس لڑکی کا خیال دماغ میں آیا تو وہ مسکرا کر سر جھٹکتا واپس پوری طرح سے شام میں ہونے والی پریس کانفرنس کی طرف دھیان دینے لگا تھا۔
कितने फनी कमेंट्स आ रहे हैं दादू, कसम से मजा आ गया। बेचारा वो दिलरेज कर देसी क्या सोच रहा होगा कि इसने वीडियो डिलीट करवा दी, लेकिन रानेन के हाथों आई चीज को छीनना आसान नहीं। बेचारे, मैंने इसकी सारी वीडियोस की वॉइस ओवर करके अपलोड कर दी है। इसको तो कानो कान खबर भी नहीं होगी कि मैंने इसकी जायदाद की वो वीडियो रिकवर कर ली होगी। कितने बेवकूफ लोग थे ना वो, उन्होंने सामने आई वीडियो को डिलीट कर दिया। एक दफा रिकॉर्डिंग डेटा भी चेक कर लेते बेचारे। और देखें व्यूज कितने आ रहे हैं, मेरी तो ईद हो गई। वो अपना लैपटॉप उठाए दादू के पास आकर बैठी थी, जबकि वीडियो एडिट करने के बाद इसने यह वीडियो आज सुबह 10 बजे ही अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट की थी। इसका ये व्लॉग काफी वायरल जा रहा था, जबकि कल वाले व्लॉग में पर तो कमेंट पढ़ के वो हंस हंस कर पागल हो रही थी, क्योंकि कमेंट में सब लोग ही इसके आर्ट एंड क्राफ्ट की तारीफ कर रहे थे। इसने कितनी खूबसूरत मूछें बनाई हैं, कितने खूबसूरत नक्शो निगार बनाए हैं, और जो सुरमा इसने दिलरेज कर डेज़ी की आंखों में लगाया था, इसने तो इसके रूप को 4 चांद बख्श दिए थे। यहाँ तक कि एक तस्वीर पर तो इसने गद्देसी के माथे पर एक जानब की बड़ा सारा काला तिल भी बनाया था, जो इसकी खूबसूरती को मजीद निखार रहा था। ऐसा इसके सब्सक्राइबर्स का कहना था। हालांकि दादू ने मना भी किया था कि इस तरह की कोई भी वीडियो अपलोड मत करो, लेकिन वो अपनी मर्जी की मालिक थी। हमेशा वही करती थी जो इसका दिल करता था। और वैसे भी इस शख्स ने इसके साथ कितना गलत किया था। अगर थोड़ा सा गलत इसने इसके साथ कर दिया तो इसमें गलत ही क्या था। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अब सच तो ये था कि इतने बड़े सियासतदान का वो कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। हाँ, लेकिन इसने बदला ले लिया था, और ये बदला इसे सचमुच में सुकून ही दे गया था। एक हफ्ता इसने सोचा था कि वो अपने चैनल पर इसी आदमी की वीडियोस बनाकर अपने दिल की सारी भड़ास निकालेगी, और इसके बाद सोचेगी कि इसने आगे क्या करना है, और वह भड़ास निकालने के लिए ही वीडियो बना रही थी। पहले इसने अपने होटल में की गई कारकर्दगी की वीडियोस बनाकर पोस्ट की थी। इसके बाद कमेंट्स पर रद्द-ए-अमल की अलग से वीडियो बनाकर अपलोड की, और कल तो इसने हद ही कर दी थी। इसने वो पुरानी खंडरनुमा हवेली की वीडियो रिकवर करके इसको एडिट करके आज सुबह पोस्ट कर दिया था, जिस पर अब कमाल के कमेंट्स आ रहे थे, जिन्हें पढ़ते हुए वो खूब लुत्फानंदोज हो रही थी, और साथ ही साथ दादू को भी बता रही थी कि इसने ये सब कुछ कैसे किया है। दादू पहले तो इसे मना करते रहे थे, लेकिन अब कमेंट्स पढ़कर वो भी हंसे जा रहे थे। जो भी था, इनकी पोती तफरी से भरपूर थी, लेकिन इन्हें डर भी था कि कहीं ये वीडियो दिलरेज कर तेजी तक न पहुंच जाए। वैसे तो इसके खिलाफ वीडियो बनाने वालों की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहते थे कि इनकी पोती किसी सियासतदान की नजरों में आए। अगर ऐसा हो जाता तो इनके लिए मसला बन सकता था। वो अपनी पोती पर किसी तरह की कोई मुसीबत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन इनकी पोती की हरकतें कुछ ऐसी थी कि वो खुद भी कुछ समझ नहीं पाते थे। आखिर वो करे तो क्या करें, इसीलिए इसकी उल्टी सीधी हरकतों में कभी इसका साथ देते तो कभी इसे डांटते थे। लेकिन फिर भी वो अपनी मर्जी की मालिक थी, और हमेशा से अपनी ही मर्जी करती थी, जैसे इसने अब अपनी मर्जी की थी, और अब खूब हंस रही थी और इन्हें भी हंसा रही थी। अब्रक, किधर हैं आप? मैं 3 दफा आपको जगा चुकी हूँ, लेकिन आपकी नींदें हैं या न जाने क्या है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उठे, आज आपने काम पर जाना है, और हर कीमत पर जाना है। मैं हरगिज़ आपको घर पर नहीं रहने दूंगी। जब से शादी हुई है, एक भी दिन आप काम पर नहीं गए हैं। उठे, फौरन से आप काम पर जाएंगे। मैं नाश्ता बना रही हूँ। वो इसके कंधे को झंझोड़ चुकी थी, और ये तीसरी दफा हुआ था, लेकिन अब्रक ने किसी तरह का कोई रद्दमल ना दिया। वो यूं ही कमीज के बगैर बेड पर उल्टा पड़ा गहरी नींद में सो रहा था, जबकि दिलम तकरीबन सारे काम खत्म कर चुकी थी। लेकिन मजाल थी ये आदमी जागा हो, या इसकी नींद पर रत्ती बराबर असर हो। वो फल्ला जी, उठ जाए अब्रक, कितना सोना है आखिर। कोई नींद के साथ मुकाबला चल रहा है आपका, जो उठने का नाम नहीं ले रहे। अब्रक, मैं कह रही हूँ, आप उठ रहे हैं या नहीं? अब मैं आप पर ठंडा पानी फेंक दूंगी। इसने एक दफा फिर से अब्रक का कंधा झंझोड़ना चाहा था, जब अचानक ही वो इसका बाजू थामता, इसे अपनी तरफ खींचते हुए एक झटके में बेड पर फेंकता, खुद इस पर झुकता, इसकी गर्दन में अपना मुंह दिए इसे पूरी तरह से अपनी कैद में लेते हुए दोबारा से सो गया था। या अल्लाह अब्रक, क्या चीज़ हैं आप? उठे मेरे ऊपर से, मुझे सांस नहीं आ रही। कितने भारी हैं आप। उठते हैं या मैं चुटकी काट दूं? मैं बोल रही हूँ अब्रक, मैं लिहाज नहीं करूंगी आपका। आप बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। आपने काम पर जाना है। वो मुसलसल इसके कंधे को झंझोड़ रही थी, लेकिन इस पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा था। अपनी मर्जी का मालिक था, और यहाँ भी भरपूर तरह से अपनी मर्जी कर रहा था। वो जितना इसे झंझोड़ रही थी, वो इतना ही इसे अपने करीब खींचता अपनी बाहों में कैद कर रहा था।
वो बुरी तरह से इसकी बाहों में कैद, बस किसी तरह से आज़ाद होना चाहती थी, लेकिन मचाल थी जो वो आदमी इसे इसकी मर्जी करने देता। करो जो कर सकती हो करो, मैं भी तो देखो आखिर कितनी ताकत है तुम्हें मेरी चिड़िया, दिखाओ अपनी ताकत, मैं भी तो देखो मेरी चिड़िया चीं चीं करने के अलावा और क्या कर सकती है। वो मुस्कुराते हुए उठता, इसका चेहरा अपनी हथेली में कैद करता। अचानक इसके लबों पर झुकते हुए पूरी शिद्दत से इसके लबों को कैद कर चुका था, और फिर जिस अंदाज में वो इसके लबों का बोसा ले रहा था, दिलम को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस होने लगी। वो इसके लबों को कैद किए आहिस्ता आहिस्ता इसकी सांसें चुरा रहा था। इसे सांस तक लेने का मौका नहीं मिल रहा था, और यहाँ दिलम की हालत खराब हो रही थी। कैसा इंसान था वो, हर वक्त रोमांस कर सकता था, लेकिन वो हर वक्त इसके रोमांस के मूड में इसका साथ नहीं दे सकती थी। इसने और भी बहुत सारा कुछ करना था, और सबसे ज़रूरी से आज काम पर भेजना था। परसों भी फ़ोन पर कोई इसे कह रहा था कि अब्रक अपने काम पर ध्यान दो, अगर तुम काम पर ध्यान नहीं दोगे तो मसला तुम्हारे लिए ही बन जाएगा, क्योंकि अगर तुमने अब भी अपनी गाड़ी को इसकी जगह पर नहीं लगाया तो मुमकिन है कि बाकी ड्राइवर तुम्हारी गाड़ी को हटवा कर वो टाइमिंग बुक कर ले, और अगर किसी और ने टाइमिंग बुक कर ली तो इसके लिए बहुत मसला बन सकता था। और अब्रक इस मामले को हल्का ले रहा था। इसका कहना था कि किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं कि कोई इसकी टाइमिंग पर कब्जा जमा सके। वो जितना बेफिक्र था, इतनी बेफिक्री वाला मामला नहीं था। कहने को इस चीज़ से बड़ी बड़ी दुश्मनियाँ भी निकल सकती थी, और वह हरगिज़ नहीं चाहती थी कि इसका शोहर का कोई दुश्मन बने। छोड़े मुझे, जाएं अपने काम पर। अब कितने बेपरवाह किस्म के इंसान हैं आप। वहाँ आपकी बस खड़ी खड़ी जंग आलूद हो रही है, लेकिन मचाल है जो आपको ज़रा बराबर परवाह हो। मैं कह रही हूँ अब्रक साहब जाएं काम पर, वरना हम खाएंगे कहाँ से। वो परेशानी से बोली। तो अब्रक जो इसकी गर्दन पर झुका अपने बॉसों की बरसात कर रहा था, इसकी बात सुनकर हैरत से इसका चेहरा देखने लगा। क्या मतलब खाएंगे कहाँ से? तुम्हें क्या लगता है बेकार बैठा हुआ हूँ मैं? बहुत कुछ बचत करके रखी है मैंने। अब भी 1 साल तक तुम्हें सुकून से खिला सकता हूँ, शॉपिंग करा सकता हूँ, घुमाने फिराने लेकर जा सकता हूँ। फजूल की टेंशन मत पालो मेरी चिड़िया, बहुत कुछ रखा हुआ है मैंने। वो इसे प्यार से समझाते हुए बोला था। वो नहीं चाहता था कि वो कोई भी टेंशन पाले। हाँ तो उड़ा दें वो सब कुछ जो बचत करके रखी है, और काम नहीं करना, बस जो रखा है इसी पर नजर है। आज के बाद आप बचत का एक पैसा इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो सारे अलग हैं। अब आप कमाएंगे और हम खाएंगे, बस ये मेरा फैसला है। आप काम पर जाएंगे, कमा कर लाएंगे, और जो आप लाएंगे इसी का खाना घर पर बनेगा। वो जो महफूज रकम है वो हमारे मुस्तकबिल के लिए है, आपकी अय्याशियों के लिए नहीं। उठे और काम पर जाएं। वो गुस्से से इसे पीछे धकेलते हुए बोली थी। अरे सारी जिंदगी बचत ही करेंगे ना, तुम क्यों चाहती हो कि मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी के 4 दिन भी सुकून से ना गुजारूं? वो इसकी गर्दन की रग को आहिस्ता से अपनी 2 उंगलियों में पकड़ते हुए नरमी से चूमने लगा, तो इसकी बेबाक हरकत पर वो इसके कंधे पर हाथ मार कर रह गई थी। शादीशुदा जिंदगी के 4 दिन सुकून से गुजारने के चक्कर में आप पिछले 13 दिन सुकून से गुजार चुके हैं अब्रक साहब। अब बस कर दीजिए, आपका सुकून मेरा सुकून तबाह कर रहा है। ना रात को सुकून है आपको, ना दिन में सुकून है। 24 घंटे रोमांस सोचते रहते हैं। रोमांस से पेट नहीं भरता। उठे और कुछ कमा कर लाएं। आज खाने में वही बनेगा जो आप लेकर आएंगे। और इधर दें मुझे अपना एटीएम कार्ड और वॉलेट, आप इसमें से कोई पैसा नहीं निकाल सकते, ये मेरा हुक्म है। वो इसे पीछे हटाने की कोशिश में नाकाम होती। साइड टेबल से इसका वॉलेट उठाती, इसमें से सारी रकम भी निकाल चुकी थी, और इसके बीच में से सारे कार्ड्स भी निकाल लिए थे। ये पकड़ें, रात तक ये बटवा बड़े बड़े नोटों से भरा होना चाहिए। अब हटे पीछे, काम करना है मुझे। अपने शोहर को अच्छा सा नाश्ता खिलाकर काम पर भेजना है। जल्दी से तैयार हो जाएं, टाइम नहीं है। कि इंसान इतने ही दिन अय्याशियां करता है जितने दिन आप कर चुके हैं। वो अपना पूरा जोर लगाकर इसे पीछे फेंकती हुई उठ खड़ी हुई थी, जबकि वो इसके अंदाज देखकर मुस्कुराए जा रहा था। खैर इसमें इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि वो इसे पीछे फेंक पाती। ये इसने इसकी अपनी ही कर्म नवाजी थी, जो अपनी चिड़िया सी बीवी के हल्के से जोर लगाने पर पीछे हट गया था। अगर रात तक कुछ कमा कर नहीं ला पाया तो खाना किधर से खाएंगे? वो मसनूई परेशानी से बोला था। फ्रिज में अंडे पड़े हैं, हम ऑमलेट बनाकर खा लेंगे, फिक्र मत करें। अभी इतनी भी गुर्बत में नहीं आए, और मेरे पास काफ़ी पैसे हैं। वो इसके बटवे से निकाले हुए पैसे से दिखाने लगी। तो आज रात इन्हीं पैसों से गुजारा कर लो। वो जो उठने लगा था वापस बेड पर लेटे हुए बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, काम पर तो मैं आपको भेज कर रहूंगी। उठें, फौरन से पहले उठें।
आज आप काम पर ज़रूर जाएंगे, वरना मैं आपको घर पर नहीं रखूंगी। सारा दिन घर से बाहर बिठा कर रखूंगी। मैं नाश्ता ला रही हूँ, जल्दी से तैयार हो जाएं। वो इसे बिना किसी तरह की रियायत दिए बोली तो अब रखना चाहते हुए भी उठ खड़ा हुआ था। हालांकि फिलहाल इसका इरादा बसु पर धक्के खाने का नहीं था। अभी तो वो अपनी शादी के अगले दिन से लुत्फानंदोज होना चाहता था, लेकिन इसकी बीवी का मूड नहीं बन रहा था, तो वो क्या ही कर सकता था। सो मजबूर इंसान की तरह उठकर तैयार होने लगा। अब तो इसे काम पर जाना ही था, लेकिन काम पर जाने से पहले वो अपनी बीवी से खूब इंतकाम लेने वाला था। इतनी आसानी से तो वो कहीं भी जाने का इरादा नहीं रखता था। पहले तो इसे अपनी बीवी को बहुत सारा प्यार करना था। अब सुल्तान खुलकर इसके सामने आ गया था। आविया इसके अंदाज से समझ चुकी थी कि इसे कोई गलतफहमी नहीं हुई, लेकिन अब तो इसे यकीन हो गया था कि वो आदमी है ही गलत। अपने हाथ में पकड़ा इसका दिया हुआ गिफ्ट लेकर कमरे में टहलती वो बेड पर आकर बैठ गई थी। गुस्से से इसका बुरा हाल हो रहा था। बस नहीं चल रहा था कि वो कुछ कर बैठे। इसे उम्मीद न थी कि वो इस तरह खुलकर सामने आ जाएगा। वो सिर्फ इसे एहसास दिलाना चाहती थी कि इसकी गलत नीयत के बारे में वो अंदाजा लगा चुकी है, और जो हरकतें इसने की हैं वो जानबूझकर ही की हैं। लेकिन इसने सामने से अब इस बात को कबूल भी कर लिया था कि इसने सच में वो हरकतें जानबूझकर ही की थी। फिर वो खुलकर इस बात को कबूल भी कर गया था। यानी इसे किसी चीज़ का डर नहीं था, इसे अपनी बेटी का भी डर नहीं था। अगर इसकी बेटी को पता चल जाए कि इसने अपनी बेटी की सहेली के साथ इस तरह की हरकत की है तो वो क्या सोचेगी, इसे कितना बुरा लगेगा, या फिर शायद रोशाने इस पर यकीन ही नहीं करेगी। हाँ, ये भी तो मुमकिन था। वो अपने बाप और इसमें से अगर किसी एक पर यकीन करती तो यकीनन वो इसका बाप ही होगा। वो इस पर यकीन क्यों करेगी? तो क्या इस शख्स की घटिया नीयत की वजह से वो अपनी सहेली का साथ खो देगी? वो परेशानी से कमरे में घूमती यही सब सोच रही थी। इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। न तो वो अपनी दोस्त को खोने को तैयार थी और न ही अपने घर वालों को मजीद परेशान करने के लिए। तो बेहतर यही था कि वो खुद ही सुल्तान से फासला कायम कर ले, इसके पास न जाए। जिस राह से वो आ रहा हो इस राह से न गुजरे। हाँ, यही इसके लिए बेहतर था। वो ऐसे इंसान से सिवाय एहतियात के और कुछ नहीं कर सकती थी। रोशाने इसकी बेहतरीन दोस्त थी जिसे वो खोना नहीं चाहती थी, और ना ही वो अपने माँ बाप की परेशानी की वजह बनना चाहती थी। सो इसने खुद ही फैसला कर लिया था कि इसने आगे क्या करना है।